तो आइए फ्रेंड्स, हमने हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम हमारे 5वें चैप्टर में आ चुके हैं। जी हाँ, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम और आप मिलके बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइए सबसे पहले डिमांड की एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर। अच्छा, कई लोग इसको आगे पढ़ने से पहले मैं बताऊं, कई लोग डिजायर और डिमांड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कहते हैं डिजायर और डिमांड एक ही चीज है। तो क्या ये सही है? ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि केवल डिजायर ही डिमांड नहीं होती है। डिजायर के साथ कुछ और भी होना चाहिए। जैसे एक गरीब कहीं पर बैठा हुआ है, अब वो अमेरिका जाना चाहता है, उसको वहां की फ्लाइट की टिकट चाहिए, तो क्या उसके मन में जो डिजायर है वो डिमांड कहला जाएगी? नहीं। उस व्यक्ति के जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए, अर्थात उसके जेब में परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, और वो उस पैसे को खर्च भी करना चाह रहा हो। तो हम इसी को पढ़ते हैं डेफिनेशन में। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर। एक चीज तो है डिजायर, इसके साथ साथ क्या चाहिए? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी के साथ साथ क्या चाहिए? बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए उसके पास। एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। जेब में पैसे हो पर खर्च नहीं करना चाह रहे हो। बोलते हो मेरे को पानी पूरी बड़ी अच्छी लगती है, मेरे जेब में पैसे भी हैं, पर मेरे को जेब से पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता। तो ये कैसी बात हुई? तो ये वैसी ही बेतुकी बात है। तो आपको अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड का मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला बना दिया कि डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, या सफिशिएंट परचेजिंग पावर इसको कहें, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड, ये 3 इंग्रेडिएंट मिला करके ही डिमांड बनती है। तो ये डिमांड को अगर हम जनरल लेवल पर समझें कि डिमांड क्या है, या बेसिक लेवल पर हम समझें डिमांड क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है। डिजायर, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड, इन तीनों को मिलाकर के ही डिमांड को हम कहते हैं। मतलब हमारा कोई चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर को विश भी कह सकते हो आप, विश होनी चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू स्पेंड, आप उन पैसों को खर्च भी करना चाह रहे हो। तो ये तो ठीक जनरल डेफिनेशन। अब इसके कुछ आगे बढ़ते हैं हम डिमांड के ऊपर। एक दूसरी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जो आप खरीदोगे, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। डिफरेंट क्वांटिटीज किसी गुड की आप रेडी टू बाय हो, ठीक है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। अलग अलग प्राइजेस पे जो आप डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज खरीद रहे हो उसको ही डिमांड कहेंगे। मतलब कि आप 10 रुपए खर्च करके इतनी क्वांटिटी खरीदोगे। आप एक कंज्यूमर हो, आपका माइंडसेट ऐसे काम करता है कि 10 रुपए अगर किसी चीज की प्राइस होती है तो आप 100 एंड 100 क्वांटिटी उसकी खरीदते हो। 20 रुपए हो जाएगी तो 100 एंड 100 खरीदते हो। 30 रुपए हो जाएगी तो 100 एंड 100 क्वांटिटी खरीदते हो। तो ये सब सारी चीजें मिला दें कि अलग अलग प्राइस पे आप अलग अलग क्या क्या क्वांटिटी खरीद रहे हो, उसी को डिमांड कह देंगे। फिर एक दूसरा कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस है। अभी हमने डिमांड को देखा कि अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी आप खरीदते हो उसी को डिमांड कहेंगे, ठीक है। रेडी टू बाय हो अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी। अब हम आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। क्वांटिटी डिमांडेड होती है रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी। यहां पे देखिएगा, वहां केवल क्वांटिटी, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज, और यहां केवल क्वांटिटी, वो भी स्पेसिफिक, साफ साफ बोल दिया, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आप परचेज करोगे अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस। एक निर्धारित प्राइस पर आप जितनी क्वांटिटी किसी चीज की खरीदोगे उसको क्वांटिटी डिमांडेड कह दिया जाएगा। तो यहां देखिए, एक मैंने टेबल बनाई एग्जांपल आपको समझाने के लिए। जैसे यहां पे अलग अलग गुड्स के प्राइस हैं और किसी एक उसकी अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड है रेस्पेक्टिव प्राइसेस पे। तो जैसे 1 रुपए जब किसी गुड की प्राइस है तो मान लेते हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स है। जब 2 हुई तो 3 यूनिट्स हो गई। जब प्राइस बढ़कर 3 रुपए हुई तो अगले ने और क्वांटिटी डिमांड कम कर दी। जब किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो वहां पर 2 ही यूनिट्स को खरीद रहा है, और जब प्राइस बढ़कर 4 रुपए हो गई तो वो उस गुड की क्वांटिटी को रिड्यूस करके 1 पर ले आया। तो अलग अलग प्राइस है। 1 रुपए पे अलग क्वांटिटी डिमांड है, 2 रुपए पर अलग है, 3 रुपए पर अलग है, और 4 रुपए पर अलग है। तो ये अलग अलग प्राइस पर अलग अलग जो क्वांटिटी डिमांडेड हम बता रहे हैं ना, तो ये पूरे को क्या कहेंगे? हम डिमांड कहेंगे, कि अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड बताई जा रही है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है इसमें? तो क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक, इसकी अलग क्वांटिटी डिमांडेड होगी। कि 4 क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? एक स्पेसिफिक प्राइस पे, 1 रुपए की प्राइस पे।
ये सिंगल कंसेप्ट है। क्वांटिटी डिमांडेड कंसेप्ट कैसा है? सिंगल, कि 4 क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? किसी स्पेसिफिक प्राइस पर होती है। 3 क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? तो किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक छोटा कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से केवल रिलेटेड है, पर डिमांड जो है वो सारी अलग अलग प्राइसेस पे सारी पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको लेकर बात करता है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इसकी सिंपल डेफिनेशन देखिए। शेड्यूल कोई भी हो, मैंने पहले ही कहा था आपको इकोनॉमिक्स में, शेड्यूल कोई भी हो, शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, जहां रोज कॉलम्स उसको शेड्यूल कहते हैं। एक लाइन तो हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं अगर शेड्यूल पूछा हो। अब डिमांड शेड्यूल की बात करें तो सैमुअल्सन भाई साहब ने डेफिनेशन दी है डिमांड शेड्यूल की, टेबल रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी। ऐसी टेबल जहां पर प्राइस और क्वांटिटी बताई जा रही है, वो भी क्वांटिटी कौन सी? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बताई जा रही हो विद रिस्पेक्टिव प्राइस के साथ, अलग अलग प्राइस के साथ, जहां पर जिस भी टेबल में प्राइस और क्वांटिटी की अलग अलग रिलेशन बताई जा रही होंगी, उसी को क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल भी दो प्रकार के होते हैं। जो डिमांड शेड्यूल है दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल तो देखिए किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें, आपकी पर्सनली बात करें या मेरी पर्सनली बात करें, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा एक कंज्यूमर का। तो एक कंज्यूमर के रिलेशन में हम देखें, जैसे वहां जो टेबल देखी थी वही है कहीं ना कहीं यहाँ पर, कि प्राइस जब एक थी तो कुछ और ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहेगा, जब प्राइस हल्की बढ़ी तो क्वांटिटी और रिड्यूस करेगा, और प्राइस बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी कम करता जाएगा। मतलब यहां से बेसिकली हमको ये कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी, शॉर्ट फॉर्म में क्वांटिटी डिमांडेड लिख रहा हूं, कम हो जाती है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर जो आज एप्पल का फोन, कोई भी अगर 1 लाख का जो फोन है अगर 10,000 का आने लग जाएगा तो आप खुद ही जाके खरीद लेंगे, या कोई और जाके जल्दी खरीद लेगा। और वो 1 लाख से अगर 2 लाख का हो जाता है तो जितने लोग अभी खरीद पा रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग कम परचेज करेंगे। हर गुड्स में ये चीज लगती ही लगती है। तो ये कंसेप्ट है कहीं ना कहीं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होती जा रही है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो मार्केट, कोई भी एक एरिया ले लिया हमने, वहां का पूरा जो मार्केट है, वहां के जितने भी कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर्स की जब हम उनकी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहां पर स्टडी को इजी बनाने के लिए एक असम्पशन लेते हुए चल रहे हैं हम कि दो ही कंज्यूमर्स है मार्केट में, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, दो ही कंज्यूमर है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 अलग अलग प्राइस है, 1 से बढ़कर 2 ही, 2 से बढ़कर 3 और 3 से बढ़कर प्राइस 4 हो गई। तो एक कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी पहले 4 थी, फिर घट के जब प्राइस बढ़ी यहाँ पर 2, तो वहां पर उसकी घट के 3 हो गई। फिर जब यहाँ पे प्राइस और बढ़ी, 2 से 3 रुपए हुई प्राइस, तो वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट्स से घट के 2 यूनिट्स पर आ गई। और जब और प्राइस बढ़ी तो उसकी, ठीक है ये तो इंडिविजुअल जैसा ही लग रहा है। फिर इसी को इसके साथ रिलेट करिए कि जब प्राइस 1 थी तो 5 यूनिट्स खरीद रहा था, जब प्राइस बढ़कर 2 हुई तो उसने कुछ रिड्यूस किया, 5 से 4 पर आया, फिर और 3 पर आया, फिर और 2 पर आया। तो ये एक कंज्यूमर की है, ये दूसरे कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड है अलग अलग। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इस प्राइस पर, अगर इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो इस प्राइस पर मार्केट की डिमांड निकल के आ जाती है कि मार्केट में कितनी यूनिट्स की डिमांड होगी? 9 यूनिट्स की। और जब अलग प्राइस पे जब हम इसको 3 और 4 को इनको जोड़ देंगे तो यहां पर एक अलग हमको डिमांड मिल जाएगी इस प्राइस पर, 2 रुपए की प्राइस पर हमको ये निकल कर आ गई। तो इसमें सारे कंज्यूमर्स की एक रिस्पेक्टिव प्राइस में हम उनकी डिमांड्स को जोड़ देते हैं। तो अगर 10 कंज्यूमर होते मार्केट में तो 10 की जोड़ देते, 50 1000 जितने भी होंगे उन सब की जोड़ देंगे। अभी उदाहरण को इजी बनाने के लिए हमने 2 ही कंज्यूमर्स को यहां पर लिया है। अब आगे चलते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए दोस्तों, अब हम जो डिमांड शेड्यूल हमने देखे थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं। बड़ी इजी डेफिनेशन है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, ये एक टेबल है, ठीक है, वो तो हमने देखा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, शोइंग डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जो आप खरीद सकते हो, दैट अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। तो अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी जो खरीदेगा अलग अलग प्राइस पे, इनकी रिलेशन को जब हम टेबल में शो करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रेडी टू बाय, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक कंज्यूमर की जब बात हो रही होती तो यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वन पर्टिकुलर बायर और कंज्यूमर की बात है। अब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल में, तो सेम डेफिनेशन चिपका देनी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट
सबसे बस ये अलग लाइन रहेगी, दैट ऑल द बायर और कंज्यूमर्स इन द मार्केट, सारे के सारे जो बायर्स या कंज्यूमर जो मार्केट में हैं, सारे के सारे उनकी मिलाकर के जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एक एक की होंगी, और उनको जब हम जोड़ के पूरा बनाएंगे तो उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों के बीच में दोनों की टेबल, दोनों के मतलब डेफिनेशन सेम है एकदम, बस यहाँ पे वन पर्टिकुलर बायर लिखना है और यहाँ पर ऑल द बायर्स लिखना है या ऑल द कंज्यूमर्स लिखना है। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल समझ में आया होगा, आई होप सो। आप वापस जाके भी दोबारा सुन सकते हैं जो मैंने बोला। अब आते हैं हम, यहाँ पे लिखा है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड्स की और उसकी जो प्राइस है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? इसी को हम निगेटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। अरे भैया ये तो बताए जा रहे, उसको और क्या बोल सकते हैं? होता क्या है ये बताओ। तो आइए देखते हैं। होता ये है कि जब एक चीज दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो, यहां पर हम एक, यहाँ पे इंडिविजुअल वाला हम लेके चलते हैं, ये बोल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, भले ही हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ें या मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ें। तो आइए इनका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है क्योंकि इसमें एक ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए। यहाँ पर प्राइस जो थी हमारी 1 रुपीज़ थी मान के चलते हैं, तो पहले वो 4 कमोडिटीज़ खरीद रहा था। अब जब प्राइस बढ़कर 2 हो गई तो वो पहले से 3 पर आ गया, मतलब यहाँ पर प्राइस राइज हुआ, 1 रुपये से 2 रुपये का हो गया, प्राइस में राइज देखने को मिला। उसी के कंपैरिजन में वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो थी उसमें रिडक्शन देखने को मिला। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है या घट रही है। अब इसको मार्केट वाले में देखते हैं क्या होता है। वहां पर भी मान लो कोई चीज 1 रुपए की थी तो वो 4 क्वांटिटी खरीदता था, ये वाला भाई साहब 5 क्वांटिटी खरीदते थे। ठीक है, दोनों मिलाकर के कितनी क्वांटिटी खरीदते थे? 9 क्वांटिटी खरीदते थे, दोनों को जोड़ दें तो मार्केट की मतलब टोटल डिमांड कितनी थी? 9 यूनिट्स की। अब प्राइस बढ़कर 2 रुपए हो गई, तो इन्होंने 4 से घटा करके कितना कर दिया है? 3 कर दिया, और इन्होंने 5 से घटा करके कितना कर दिया? 4 कर दिया। टोटल दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 7। तो यहां देखिए, यहां पे भी रिडक्शन देखने को मिला है और यहां पे भी रिडक्शन देखने को मिला है। कंज्यूमर ए भी अपनी डिमांड कम कर देता है प्राइस के इंक्रीज होने पर, कंज्यूमर ए भी अपनी डिमांड कम कर देता है, मतलब QX ऑफ कंज्यूमर ए ऑल्सो रिड्यूसेस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी ऑल्सो रिड्यूसेस। दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कई सारे कंज्यूमर आ जाएं जिसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में रिप्रेजेंट करेंगे, या एक ही कंज्यूमर जब होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, तो दोनों ही केसेस में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही देखने को मिलेगा। ये दोनों ही कंसेप्ट में ये कंसेप्ट गुड होल्ड करता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक बात जो छुपी हुई है, अभी हम डिमांड की बात जब सारी करे जा रहे हैं कि डिमांड एक डिजायर है या विश है, जिसको हम कहते हैं डिजायर विश एक ही चीज है। साथ में हमारे पास पैसा होना चाहिए खरीदने का, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और उस पैसे को हम खर्च करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। फिर हमने कहा अलग अलग प्राइसेस पे या गिवन प्राइस पर डिमांड अलग अलग होती है, तो प्राइस का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आया। अब जो है चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जानते हैं क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम डिमांड को देखते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी पहले की अपेक्षा फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अर्थात किराने के जो सामान है उनमें पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा डिमांड हाई हो गई है। तो समय बदला तो डिमांड बढ़ गई। अब हो सकता है आगे चल के सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तो किराने का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन टाइम बीइंग, जैसे वुलन क्लोथ्स की सर्दियों के टाइम पर डिमांड बढ़ी हुई रहती है और गर्मियों के टाइम पर रिड्यूस हो जाती है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग गुड्स की डिमांड बढ़ती और घटती रहती है। तो जब भी हम डिमांड को पढ़ रहे हैं या डिमांड के बारे में मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए प्राइस पर इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जब टाइम बदले तो उसी प्राइस पर उस गुड्स की डिमांड या तो बढ़ चुकी हो या घट चुकी हो। तो टाइम का हमेशा में ध्यान देना। और इकोनॉमिक्स पढ़ते समय जनरली हम कई डेफिनेशंस में इस चीज को लिख सकते हैं। तो आइए इसी कंसेप्ट पे अब हम डिमांड कर्व को पढ़ते हैं। हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा, उसी प्रकार से हम डिमांड कर्व पढ़ेंगे और उसके स्लोप के बारे में आगे जानेंगे। तो डिमांड कर्व भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और दूसरा आपका मार्केट डिमांड कर्व है। एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब जो शेड्यूल वाली डेफिनेशन है ना मोटा मोटी बस वही है कि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज बताई गई हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल, और पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात। मतलब पूरी शेड्यूल की डेफिनेशन को बस आपको बता देना है। और बस इसमें या तो सिंपल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है ना, ये याद नहीं हो रही तो ये लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए आप कि
इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द कर्व showing the graphical representation of individual demand schedule. इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, वो पुराना वाला शेड्यूल याद करिए जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने देखा था कि जब प्राइस 1 रुपये थी तो उस केस में हमारे, सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूं मैं, हालांकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा टफ रहता है मेरे लिए। जब 1 रुपये प्राइस थी ना, तो एक कंज्यूमर की केवल बात कर रहे हैं, कंज्यूमर ए, एक कंज्यूमर है क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक ही कंज्यूमर होता है। तो जब प्राइस 1 रुपये थी तो वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा था, जब प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो गई तो वो 3 ही क्वांटिटी खरीद रहा था। यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। और फिर जब प्राइस बढ़कर 3 रुपये हुई तो वो 2 ही क्वांटिटी खरीद रहा है। ये प्राइस यहाँ पर है, ये बढ़ गई, ये 2 से 3 हो गई और क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये 3, प्राइस जब बढ़कर 3 रुपये हुई तो ये 2 हो गया, और जब प्राइस बढ़कर 4 रुपये हो गई तो उस केस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 4 पर कितनी हो जाएगी? मात्र 1 यूनिट। तो ये देखिए आप, ये सारे पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, कर्व में देखने वाली बात क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड है? तो इसका रीजन यही है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और कई लोग ये कहते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि टेक्निकली बहुत हद तक तो सही नहीं है, पर हाँ, हम सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, इकोनॉमिक्स को आसान बनाने के लिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को अलग अलग नहीं मानते हैं, जब तक कि स्पेसिफिकली एग्जाम में उसका कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाती है, और उसी का नेगेटिव में बोलूं, उल्टा बोल दूं अगर, कि प्राइस अगर रिड्यूस होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है। यही एक कारण है कि कर्व डाउनवर्ड स्लोप्ड है। तो अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? इसी कर्व की डेफिनेशन को, जो शेड्यूल की डेफिनेशन है इनफैक्ट, उसमें आप एक कंज्यूमर की बात ना करके ऑल कंज्यूमर अगर लिख देंगे तो उसमें इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। पर यहाँ एक छोटी डेफिनेशन दी हुई, इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जैसे एक कर्व ये बना है, एक कर्व ये बना, इन कर्व्स को जोड़ करके एक बड़ा कर्व बनाएंगे हम, और मतलब जोड़ दिया ना तो इसको क्या कहते हैं? समेशन। समेशन मतलब जोड़ देना। तो कई सारे कर्व्स को जोड़ करके हम जब एक दूसरा कर्व बनाते हैं तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व, जिसमें कई सारे कंज्यूमर्स के इंडिविजुअल डिमांड कर्व जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, एक कंज्यूमर ए था, कंज्यूमर बी था, जब हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा था तो उसमें देखिए ए का तो सेम है कि जब प्राइस 4 रुपए थी तो एक ही क्वांटिटी खरीदता है, प्राइस 3 हो जाती तो 2 खरीदने लग जाता है, और जब प्राइस घट के 2 रुपए हो जाती तो 3 क्वांटिटी खरीदता है, जब प्राइस घट के 1 रुपए हो जाती है तो 4 क्वांटिटी खरीदता है। इनको हमने ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से। दूसरा कंज्यूमर थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, पर वहां पे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही देखने को मिलेगा। जब आपकी प्राइस 1 रुपए थी ना तो ये 5 क्वांटिटी खरीदते थे भाई साहब, ठीक है, और जब 2 हुई ना तो ये घटा करके 4 कर दिया इन्होंने। जब प्राइस बढ़कर 3 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड घटाकर 3 कर दी, और जब प्राइस 4 हुई तो इन्होंने कितनी कर दी? 2 कर दी। ये वाला कर्व हल्का सा अलग है, पर यहां पे भी डाउनवर्ड स्लोप्ड है क्योंकि यहां पर भी प्राइस और इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब इन दोनों ग्राफ को मिला करके यहां प्लॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट, क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कब बन जाएगा? तो देखते हैं, एक प्राइस पर इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है? 1 पर 4 खरीदी जा रही है। इसकी 1 पर कितनी खरीदी जा रही है? 5। तो टोटल कितनी खरीदी जा रही है? अगर मार्केट में 2 ही कंज्यूमर है, ऐसा अजम्पशन अगर हम मान के चलें तो 4 और 5 मिलाकर के 9 खरीदी जा रही है। तो पहला पॉइंट यहां आ गया, 1 9। फिर दूसरी जब प्राइस है तो इसकी कितनी खरीदी जा रही है? इसकी खरीदी जा रही है 3। इसकी कितनी खरीदी जा रही है? 4। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो जब प्राइस 2 रुपए है तो मिलाकर के मार्केट में कितनी डिमांड है? 7 यूनिट्स की है। इसके बाद जब प्राइस बढ़कर 3 हुई तो उस केस में हम इसकी कितनी खरीद रहे हैं? मात्र 2। और जब इसकी 3 हुई तो इसकी कितनी खरीद रहे हैं? 3। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो प्राइस 3 और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 5 यूनिट्स। यहाँ पर नीचे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है।
ठीक है। अब जब प्राइस बढ़कर इसकी 4 हो गई तो इसकी हम 1 यूनिट खरीद रहे हैं, और इसकी कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं? 2। 1 और 2 मिलाकर के हो गया 3। प्राइस 4 और क्वांटिटी कितनी? 3। 4 और 3। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर के आ गए हैं। इनको हम जब प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा, जो कि थोड़ा ज्यादा फ्लैटर होगा, ज्यादा राइटवर्ड की ओर झुका होगा। क्यों झुका है? क्योंकि यहां पर मार्केट की जो जुड़ी हुई क्वांटिटी होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब कि उस तरफ ज्यादा होगा। जैसे एक्स एक्सिस 0 से शुरू होता है तो ज्यादा नंबर्स उधर की तरफ होते हैं, तो पूरा मार्केट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो कर्व भी ज्यादा राइटवर्ड की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं डिमांड कर्व तो हमने समझ लिया, अब उसका स्लोप समझते हैं। स्लोप देखिए कुछ भी नहीं होता है कि यहां पर आप कितना नीचे आ रहे हो, यहां पर बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं स्लोप। अगर डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड कर्व है, तो उसके लिए ये बात की जा रही है। मतलब यहां पर प्राइस 4 से घटकर 3 पे आती है, जैसे 4 पर थी यहां पर, तो यहां से घटकर प्राइस कितने आ गई? 4 से घटकर 3 पे आ गई, और इसका 1 से बढ़कर कितना हो गया? 2। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है? इधर पे प्राइस रिड्यूस हो रही है, मतलब चेंज इन प्राइस कहूंगा इसको मैं, इधर वाले को वाई एक्सिस को हमेशा ऊपर रखते हैं। और यहां पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है? ये क्वांटिटी डिमांडेड की, इसको चेंज इन क्वांटिटी कहूंगा मैं, चेंज इन क्वांटिटी। तो प्राइस के कितने, प्राइस के रिड्यूस होने पर कितनी क्वांटिटी बढ़ती है, इसी के ऊपर हमारा डिमांड कर्व का स्लोप निर्भर करता है। और उसका फॉर्मूला क्या है स्लोप का? ये चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसमें कितना रिडक्शन आने से इसमें कितना इजाफा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ। मान लीजिए ज्यादा इजाफा होता है ना, तो फिर ज्यादा फ्लैटर कर्व होगा। क्यों? यहां हल्का ही हुआ, यहां देखिए इतनी बड़ी लाइन खींचेगी। और अगर कम इजाफा होता है तो स्टीपर कर्व होगा। स्टीपर मतलब जहां ज्यादा चढ़ाई हो, ऐसे ये इतना यहां पर कम होने पर बस इतना ही यहां इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप किस पे निर्भर करेगा कि प्राइस के चेंज होने पर कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन की आपको बात अगर करनी हो तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो जो चीज़ें डिमांड को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं। अगर किसी भी चीज़ के डिटर्मिनेंट्स हम बता रहे हैं, मतलब कि किस किस चीज़ों से वो चीज़ डिटरमाइन हो रही है, ज्ञात हो रही, पता लग पा रही, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को पहले देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये dx ऐसे लिखने का तरीका होता है। dx मतलब कि डिमांड फॉर गुड x किस पे निर्भर करती है? इक्वल्स टू ये फंक्शन, इन सब के फंक्शंस के ऊपर, इन सबको मिला करके फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है f यहाँ पर। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे? प्राइस ऑफ ओन गुड्स px, प्राइस ऑफ ओन गुड्स pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है y, y रिप्रेजेंट्स करता है यहाँ पे इनकम को, और इनकम के भी अलग अलग इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल गुड्स में अलग और इन्फीरियर गुड्स में अलग। इसको भी हम, ये गुड्स क्या होते हैं इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं t स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तीन चीज आपको इसके अंदर आती है बेसिकली। आप इंडिविजुअल्स की क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, क्या चीज आप पसंद करते हो, क्या चीज नापसंद करते हो। इसके बाद है ट्रेंड और फैशन। इस प्रकार का मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है जिसका ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे बीच में अभी फिटजेट स्पिनर के जो है काफ़ी ट्रेंड में था, तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी, अब कम हो गया है तो डिमांड भी कम हो गई है। इसी प्रकार से क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मार्केट में वुलन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें फेवरेबल भी हो सकती हैं, अनफेवरेबल भी हो सकती हैं आपके गुड्स के हिसाब से। मान लीजिए फेवरेबल कैसे होंगी कि अगर लाइक्स किसी चीज़ की बढ़ जा रही हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल हो गया कि आप लोग उसको और खरीदेंगे। और डिसलाइक हो गई कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ अब आपको पसंद नहीं रही, ये बड़े कंज्यूमर बेस को कोई कोल्ड ड्रिंक है जैसे कोका कोला पीना बंद कर दिया उन्होंने, तो उस केस में अनफेवरेबल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड कम हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, टेस्ट प्रेफरेंस से डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, जैसे कि अगर हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हम आज ज़्यादा गाड़ी में अपने फिलअप करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी लोगों को लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन थी आगे चल के कि कोरोना वायरस से ज़्यादा पेंडेमिक हो सकता है, ज़्यादा महामारी फैल सकती है, तो उस केस में लोगों ने अभी से ही एक्सपेक्टेशन के कारण ज़्यादा ग्रोसरीज वगैरह परचेज कर ली। तो एक्सपेक्टेशन से डिमांड में काफ़ी कुछ निर्भर करता है।
तो ये जो इंडिविजुअल की डिमांड फंक्शन है ना, उसमें सारी चीजें आती, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। मार्केट का जो डिमांड फंक्शन उसमें सारी चीजें ये भी आती हैं। इसके अलावा दो चीजें और आती, मतलब कि मार्केट डिमांड फंक्शन, MKT यहाँ लिख देता हूं मैं। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है, मार्केट ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट करता है F। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देखिए कॉमन है, बस दो चीजें और आ गई, एक N और एक YD। इसका क्या मतलब हुआ भाई, YD। तो N रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पॉपुलेशन की साइज, क्योंकि पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो एक एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, यहाँ पे पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पूरे मार्केट की जो साइज है ना, या नंबर ऑफ टोटल बायर्स जो है हमारे, या कंज्यूमर्स जो है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उस केस में कंज्यूमर्स की संख्या जहाँ पे बढ़ी हुई होगी वहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाएगी। या फिर पॉपुलेशन की किसी कंपोजिशन की स्पेसिफिक में बात करूँ, मान लीजिए कोई कंपनी जो है बच्चों के ज़्यादा गुड्स बनाती थी और बच्चों की संख्या सोसाइटी से कम होती जा रही है, तो उस केस में भी हम क्या देखेंगे कि डिमांड कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन की ओवरऑल बात करूं, या आपके जो कस्टमर बेस है एक्चुअली में, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन था, मान लीजिए सीनियर सिटीजन थे, उनकी संख्या अब कम हो गई है, तो इस स्पेसिफिक रूप से अगर मैं बात करूं, तो आपके कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ या घट रही है ना, तो उस पर भी आपकी डिमांड डायरेक्टली डिपेंड करेगी। और यहाँ पर दूसरी चीज YD स्टैंड्स फॉर इनकम, तो Y से रिप्रेजेंट होती है, D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, एक होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब इनकम बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो इस केस में डिमांड अच्छी खासी होती है मार्केट में। पर अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि रिच क्लास के पास बहुत ज़्यादा इनकम एकत्रित है, पुअर क्लास बहुत सारी, जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन पुअर है, तो उस केस में रिच देखिए एक हद तक की डिमांड को कर सकते हैं, भले उनके पास कितना भी पैसा हो। तो और ज़्यादातर पॉपुलेशन पुअर है ना, तो कुछ भी परचेज नहीं करेगी और ओवरऑल जो टोटल मार्केट की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड कम होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखिए अब हम इतना कुछ देख चुके हैं ना, इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कहूँ, डिमांड कर्व की बात कहूँ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ कुछ बच नहीं जाता है, हालांकि कुछ नया नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सिंपल सा कहता है अदर थिंग्स को रिमेनिंग कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, सेट्रेस वेरिएबल्स भी जिसको कहा जाता है, कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। और है क्या, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस। तो ये तो हमने देखा ही था, जब भी हमने शेड्यूल देखा तो हम वहाँ हर जगह देख रहे थे कि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस अगर बढ़ रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही थी, और प्राइस अगर रिड्यूस हो रही थी, किसी कोई चीज़ सस्ती हो जाती मार्केट में, तो हम उसको ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं, बस यही बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। अभी लॉ ऑफ डिमांड कुछ एजम्पशंस लेके चलता है। जैसे हमने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना, प्राइस ऑफ ओन गुड्स को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ बायर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, और एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स की कि नियर फ्यूचर में सप्लाई में या कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे उस क्वांटिटी में। तो इन सब चीज़ों को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, कि कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड को आसान करने के लिए हमने ऐसा किया। देखिए होता क्या है कि हम अगर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कि चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस केस में अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो हो सकता है कोई कहे कि इस वजह से चेंज आया हो, टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये चेंज प्राइस की वजह से आया है, जो क्वांटिटी रिड्यूस हुई है, या ये टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से आया, इनकम की वजह से आया? तो ये स्टडी को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। पर असल जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी सारे फैक्टर्स एक साथ कांस्टेंट नहीं हो सकते। फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, अपवाद, मतलब कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, एक्सेप्शन। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें, प्रोफेसर वेबलन ने थ्योरी दी थी कि जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं, जैसे डायमंड है, महंगी कारें हैं, लग्जरी आइटम्स है, तो उनकी प्राइस, उनकी जो वैल्यू है ना, वो इसीलिए रहती है क्योंकि वो चीज़ महंगी है। अगर वो चीज़ कल को सस्ती हो जाती है तो उसमें वो चीज़ वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो कई लोग महंगी चीज़ें इसीलिए खरीदते हैं बस शो ऑफ करने के लिए, तो शो ऑफ रह ही नहीं जाएगा अगर वो चीज़ें सस्ती हो गई। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो है ना, उस केस में ये चीज़ काम नहीं करती कि प्राइस रिड्यूस होने में लोग ज़्यादा खरीदने लग जाए, इनफैक्ट और खरीदना बंद कर देंगे उस चीज़ को। फिर उसके बाद आते हैं गिफिन गुड्स।
गिवन गुड्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट क्या होता है कि हम लोग कई बार गलत जजमेंट कर लेता है कंज्यूमर, मतलब कुल मिला के टोटली रेशनल नहीं है वहाँ पे कंज्यूमर। जैसे कि मार्केट में हम देखें दो तरीके के गुड्स आते हैं, जैसे कि कोई अनाज की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल आता है और एक आता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को हम काफ़ी महंगा करके बेचते हैं, हो सकता है कि उसमें इतनी ज़्यादा गुण भी ना हो, तो लोग पर हेल्थ को लेके इतने सेंसिटिव हो जाते हैं तो अपनी दिमाग को छोड़ देते हैं, प्राइस कितनी है क्या है वो कुछ नहीं देखते वहाँ पर। तो भले ही प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती तब भी उसको बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं रिच क्लास लोग। तो यहाँ केस में क्या है, इर्रेशनल जजमेंट है, कहीं आदमी के सेंटिमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिस चीज़ से हेल्थ को लेके वो बहुत ज़्यादा वो हाइपर है उस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। हम ये देखेंगे प्राइस और हाई हो रही है, लोग और उसको खरीदे जा रहे हैं। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। अभी देखिए गिवन गुड्स बचा हुआ है हमारा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री बचा हुआ है जो इसी लेक्चर से रिलेटेड है, तो अगला लेक्चर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ में इनकम इफेक्ट जो है इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स, इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। और अगले चैप्टर अगले पार्ट में कंप्लीट होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। All the way from Moscow.